आज मैं कॉलेज में बहुत मिलनसार नहीं था। मुझे अच्छे ग्रेड नहीं मिले। मैं किसी फ्रैट में नहीं था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैं किसी भी चीज में ज्यादा शामिल नहीं था। मैं बहुत खुश बच्चा नहीं था। हालांकि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक वफादार लड़की मिली जो मेरे लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेगी। मैं 30 के दशक के आखिर में हूँ। अब मेरी जिंदगी अच्छी है। हम ब्लू और रेज नाम की दो बिल्लियों के साथ रहते हैं और मैं जल्द ही शादी का प्रस्ताव रखने की योजना बना रहा हूँ। जैसा कि मैं कह रहा था, हालांकि मैं किसी फ्लैट में नहीं था, इसलिए सामान्य फ्लैट पार्टियां मेरे लिए टेबल से बाहर थीं। मैं अभी भी मौजमस्ती करना चाहता था, हालांकि मेरा मतलब है कौन नहीं चाहेगा। मेरे दोस्त ब्रायसन और इयान भी इसी नाव में थे। हमने ज्यादातर सप्ताहांत ब्रायसन के छात्रावास में समय बिताया। ऐसा कहने के बाद जब भी पार्टियों की बात आई, हमने हर मौके का फायदा उठाया। हम जिन पार्टियों में जाने के लिए भाग्यशाली थे, उनमें से अधिकांश कैंपस से बाहर थीं, जिसका मतलब है कि वे किसी भी फ्लैट्स या स्कूल से जुड़ी नहीं थीं। एक बार हम वास्तव में एक पार्टी में जाने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाते रहे। यह कहना सुरक्षित है कि हम काफी हताश थे। एक शुक्रवार की दोपहर, यान ने ग्रुप चैट पर संदेश भेजा कि जिस लड़की से वह बात कर रहा था, उसे पास ही में एक पार्टी के बारे में पता है। ब्रायसन ने मजाक में कहा, मैं अजीब लड़कियों को आकर्षित करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वह किसी डेथ मेटल इमो एनीमे पार्टी में नहीं जाना चाहता था, जिससे मैं सहमत था। हालांकि इयान काफी अडिग था और उसने हमें आश्वस्त किया कि यह एक सामान्य पार्टी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ बेहतर चल रहा था। ब्रायसन ने अपने भाई क्रिस को हमारा ड्राइवर बनने के लिए मना लिया। क्रिस ने वैसे भी शराब नहीं पी थी और उसने कहा था कि वह पार्टी में जाएगा, इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा था। जब हम पार्टी के लिए जा रहे थे, तो इयान ने उस लड़की के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, जिससे वह बात कर रहा था। उसने कहा कि उसने कई घंटों तक उसका जवाब नहीं दिया, जो कि सच में बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि इयान एक तरह का लड़का था। वह वास्तव में बहुत उलझन में था और उसने कहा कि वह जाने के बारे में भी दूसरे विचार कर रहा था, जो कि एक अतिशयोक्ति लग रही थी। हम पहले ही 30 मिनट से ज्यादा समय से काम कर रहे थे, इसलिए हम वापस लौटकर घर नहीं जा रहे थे। हमने उससे कहा कि वह सब कुछ सह ले और रात को बर्बाद न होने दे। कुछ ही मिनटों के बाद यान ने बताया कि कलिस्टा का प्रोफाइल उसके फोन से पूरी तरह गायब हो गया। हमने उसे बताया कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है और उसने शायद किसी और के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया है। वह पूरी यात्रा के दौरान मुंह फुलाए रहा। जब हम पार्टी में पहुंचे, तो हमें तुरंत पता चल गया कि हमने सही चुनाव किया है। घर बहुत बड़ा था, खासकर ब्लॉक के बाकी घरों की तुलना में। इयान अभी अंदर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा कि उसे स्थिति से अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ समय चाहिए। ब्रायसन और मुझे शराब पीने से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए हमने क्रिस से कहा कि वह सड़क से थोड़ी दूर पर गाड़ी पार्क करे ताकि हम कार के बाहर प्रीगेम कर सकें। हमने अपने साथ लाई गई कुछ बियर पी और देखा कि कैसे लोग बड़ी संख्या में घर में घुस रहे थे। ईमानदारी से कहूँ तो यह एक बहुत ही शानदार पार्टी लग रही थी। जब इयान को अपनी शराब से संतुष्टि मिल गई, तो हम चारों घर की ओर चल पड़े। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। शुरुआत के लिए सभी लाइटें जल रही थीं, जैसे पूरे घर में कोई परिवेश प्रकाश व्यवस्था नहीं थी। बस ऊपर की ओर चमकीली लाइटें थीं, जो आप कॉलेज पार्टी में बंद होने की उम्मीद करेंगे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे।
वे कपड़े नहीं थे जो आप किसी शोरगुल वाली पार्टी में लोगों से पहनने की उम्मीद करते हैं। यह दृश्य किसी और चीज से ज्यादा एक शानदार डिनर पार्टी जैसा लग रहा था। लेकिन शायद यही था। आखिरकार हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हम किस जगह जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा अजीब नहीं लग रहे थे, लेकिन कपड़ों में अंतर जरूर नजर आ रहा था। संगीत भी विचित्र था। वे ट्रैप या हिप हॉप या कोई भी सामान्य पार्टी संगीत नहीं बजा रहे थे। इसके बजाय वे किसी तरह का अलौकिक, लगभग मादक संगीत बजा रहे थे। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि यह किस शैली का था या इसे कैसे वर्णित किया जाए, लेकिन किसी भी गाने में कोई शब्द नहीं थे, केवल वाद्ययंत्र थे। मुझे लगता है कि यह अपने आप में बुरा नहीं था, लेकिन यह अजीब था। मेरे दोस्तों और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। हमने इयान से विस्तार से पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे भी हमारी तरह ही कुछ समझ नहीं आया। हम चारों ने घर में थोड़ा घूमकर देखा। हर जगह शराब थी, इसलिए हमने खुद ही शराब पी। कुछ ही मिनटों में मैंने देखा कि लोग मेरी ओर देखते हैं और फिर तुरंत नजरें फेर लेते हैं। यह वास्तव में इतना स्पष्ट था कि मुझे आश्चर्य होने लगा कि कहीं मेरे दांतों में कुछ तो नहीं है। मुझे लगा कि मैं सिर्फ इसलिए नजरें मिला रहा हूं क्योंकि मैंने क्या पहना हुआ है, जो उस समय मेरे लिए सही था। हम चारों लोग अजीब माहौल के बावजूद ईमानदारी से अच्छा समय बिता रहे थे। असल में मैं इसे वापस लेता हूँ। क्रिस बहुत ऊब गया था और उसने कहा कि वह अपनी कार में धूम्रपान करने जा रहा है। हमने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास शराब की एक बूंद भी नहीं थी। उसके जाने के कुछ मिनट बाद लड़कियों का एक समूह हमारे पास आया। हम निश्चित रूप से बहुत आश्वस्त नहीं थे, इसलिए संपर्क किया जाना हमारे लिए एक नई बात थी। उन तीनों ने लगभग तुरंत ही हमारे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि यह सूक्ष्म भी नहीं था। उन्होंने प्रवेश शुल्क के बारे में मजाक किया, जो मुझे तब तक मजेदार लगा जब तक कि मैंने नहीं देखा कि वे गंभीर थे। उनके हाथ में टकीला की एक बोतल थी, जिसे हम निश्चित रूप से ठुकराने वाले नहीं थे। बिना ज्यादा सोचे समझे और अजीब नहीं लगने की इच्छा से हमने बोतल गटक ली। उसके बाद हम 6 लोग साथ साथ रहने लगे, शराब पीते, बातें करते और कभी-कभी नाचते भी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक बार मैंने टीना की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखा। यह एक छोटी लेकिन ठोस हरी रेखा थी जो ऐसा लग रहा था जैसे इसे शार्पी से खींचा गया हो। रेखा बहुत पतली थी और अगर मैं उसके इतने करीब नहीं खड़ा होता तो शायद मुझे इसका पता भी नहीं चलता। मैंने उससे इसके बारे में पूछने से परहेज किया, लेकिन उसे नाराज करने से बचने के लिए मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। यह शायद जन्मचिन्ह या ऐसा ही कुछ था। हालांकि एक बार जब मैंने इसे देख लिया तो मैं इसे अनदेखा नहीं कर सका। यह बिल्कुल अस्वाभाविक लग रहा था। और हरा, सभी रंगों में से कौन हरा मेकअप पहनता है? यह मेकअप का धब्बा नहीं हो सकता था। मैंने इस बात को जाने देने का निर्णय लिया और उसके साथ छेड़खानी जारी रखी, यह सोचते हुए कि बात कहाँ जाकर खत्म होगी। अंततः मैंने देखा कि ब्रायसन और उसके साथ वाली लड़की ऊपर की ओर जाने लगे, जिसे देखकर मुझे खुशी हुई। इसके तुरंत बाद मैंने देखा कि इयान और उसकी लड़की भी सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। मैं टीना से कुछ भी पूछने से घबरा रहा था क्योंकि मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहता था। शराब के बावजूद मैं खुद को बहुत चिंतित और पसीने से तर महसूस कर सकता था, इसलिए मैंने टीना से कहा कि मैं बाथरूम जा रहा हूं और मैं अभी वापस आता हूं। मुझे जो एकमात्र बाथरूम मिला वह व्यस्त था, इसलिए मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा।
अंततः दरवाजा खुला और एक बहुत लंबा, वृद्ध दिखने वाला व्यक्ति जो सफेद बटन डाउन शर्ट और लिनेन पैंट पहने हुए था, बाहर निकला। मैं बाथरूम में भागी और वह मुझसे टकरा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और मुझे घूरता रहा। यह बहुत ही अजीब बात थी। वह बस वहीं खाली नजरों से खड़ा होकर मुझे आंक रहा था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी, वही हरी रेखा जो मैंने टीना पर देखी थी। यह वस्तुतः एक जैसा था। अपने विवेक के विरुद्ध मैंने उससे पूछा कि उसकी समस्या क्या है। वह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाते हुए बोले, आपको किसने आमंत्रित किया? इसका उत्तर न जानते हुए मैंने बोल दिया, कलिस्ता। वह हंसा और ऊपर देखने लगा, जैसे वह जानता हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसने मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। धीमी आवाज में उसने उसका नाम दोहराया और फिर पार्टी में इधर-उधर इशारा किया। क्या आप यहाँ कलिस्टा को देख रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं, इसलिए मैंने उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया और सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या था। मैं उसकी कही बात को भूल नहीं पाया या उसकी गर्दन पर बने उस हरे निशान को भूल नहीं पाया। मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि मैंने उससे और सवाल क्यों नहीं पूछे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं उसे ढूंढते हुए बाथरूम से बाहर निकल आया। मैं ऐसे कई लोगों के पास से गुजरा जो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ। हालांकि मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा था और उन्हें यहाँ से घसीटकर ले जा रहा था। पार्टी में घूमते हुए मैं उस हरे निशान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। मैंने लोगों की गर्दन को ध्यान से देखना शुरू किया, यह देखने की कोशिश करते हुए कि क्या किसी और के गले पर भी निशान है। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने दो और लोगों को देखा जिनकी गर्दन पर हरी रेखाएं थीं। वे सभी एक ही रंग, एक ही लंबाई, एक ही मोटाई के थे। सब कुछ एक जैसा था। यह अजीब था। मैं उस आदमी को ढूंढता रहा और साथ ही लोगों की गर्दन का विश्लेषण करता रहा। ज्यादातर लोगों पर निशान नहीं थे, लेकिन मैं कई लोगों की गर्दन पर हरे रंग की लकीरें देखता रहा। मैं घबराने लगा था, इसलिए मैं अपने दोस्तों की तलाश में सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शुक्र है कि जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तो ब्रायसन और इयान नीचे उतर रहे थे। मैंने उन दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहा और उन्हें एक खाली गलियारे में ले आया ताकि हम बात कर सकें। मैंने उन्हें अपने सिद्धांत के बारे में संक्षेप में बताया और कहा कि हमें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। वे जोर से हंसने लगे और मुझसे कहा कि मैं बस नशे में हूं। ब्रायसन ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ इसलिए ईर्ष्या कर रहा था क्योंकि वे एक दूसरे से मिल चुके थे और मैं नहीं। मैंने उससे पूछा कि उसकी लड़की कहाँ चली गई, और उसने मुझे बताया कि उसने उसे 20 मिनट में ऊपर मिलने के लिए कहा था। इयान ने कहा कि उसकी लड़की ने भी उसे यही बात बताई थी। इन दोनों के साथ कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ। वे हुक्कप के नशे में थे। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे पीछे आएं। मैं साबित कर दूंगा कि लोगों की गर्दन पर अजीब निशान होते हैं, लेकिन वे नहीं माने। जब मैं हार मानने ही वाला था, इयान एक ओर मुड़ गया। जो मैंने देखा वह वास्तव में भयानक था। उसकी गर्दन पर एक पतली रेखा थी, केवल यह लाल थी, हरी नहीं। मैं उन पर चिल्लाने लगी, जिससे वे मेरी बात सुनने को मजबूर हो गए। फिर मैंने ब्रायसन की गर्दन की जांच की, और उसकी गर्दन पर भी लाल निशान था। इयान ने मुझे शांत रहने को कहा कि शायद यह सिर्फ मेकअप का दाग है, लेकिन ब्रायसन को मेरी बात पर यकीन हो गया। मैंने उनसे कहा कि हम जा रहे हैं। ब्रायसन और मैं दरवाजा खोलने के लिए मुड़े। इयान अभी भी नहीं जा रहा था, कह रहा था कि वह उस लड़की से फिर मिलना चाहता है।
तभी एक अनजान आदमी हमारे पास से गुजरा और हम दोनों को अलग अलग देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर के लिए रुका ताकि हम उसकी गर्दन पर बनी हरी रेखा को देख सकें। बस इतना ही था। ब्रायसन और मैं दरवाजे की ओर दौड़े, इयान भी पीछे पीछे था। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम जब वहां से जा रहे थे तो वहां मौजूद हर कोई हमें घूर रहा था, लेकिन कोई भी हमें रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हम क्रिस की कार के पास दौड़े और उसे गाड़ी चलाने को कहा। जब हम जा रहे थे तो इयान और ब्रायसन दोनों के फोन बजने लगे। वे लड़कियां पूछ रही थीं कि हम क्यों चले गए, उन्हें यह कैसे पता चला। वे हमें जाते हुए देखने के लिए भी मौजूद नहीं थे। मेरे दोस्तों ने लड़कियों को ब्लॉक कर दिया। जिन लोगों को मैंने यह कहानी सुनाई है, उन सभी के पास उस रात जो हुआ उसके बारे में अपना अपना अजीब सिद्धांत है। मैं सचमुच नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर उस आदमी ने मुझे इसकी सूचना नहीं दी होती तो क्या होता। मैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने कुछ महीने पहले ही पढ़ाई शुरू की थी। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक अच्छी जगह पर था। कक्षाएं अच्छी चल रही थीं, मैंने कुछ दोस्त बनाए और मुझे जो अपार्टमेंट मिला उसकी कीमत भी ठीक थी। हालांकि मकान मालिक काफी संदिग्ध था। मेरे पास एक कार थी और मैं कैंपस से काफी दूर रहता था, लेकिन मुझे गाड़ी चलाना पसंद था। एकमात्र कमी, यह शहर का एक संदिग्ध हिस्सा था। लेकिन मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मैं 20 के दशक के मध्य में एक लड़का हूं, इसलिए मुझे लगा कि मैं खुद को संभाल सकता हूं। हाँ, चीजें थोड़ी उबाऊ थीं, लेकिन मैं वहां एक डिग्री के लिए गया था, किसी पार्टी के लिए नहीं। सब कुछ बहुत सामान्य था, लेकिन एक दिन मेरा बैग चोरी हो गया। मैंने बाथरूम जाने के लिए इसे एक अजीब हॉल में टेबल पर रख दिया था, बेवकूफ की तरह। जब तक मैं वापस आया तब तक यह गायब हो चुका था। बेशक उस खास लेक्चर हॉल में कैमरे नहीं थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं किसी भी चीज से ज्यादा परेशान था। मेरा बटुआ, चाबियां और लैपटॉप वहां थे। मुझे अपने कार्ड रद्द करने पड़े और नए कार्ड लेने पड़े। मकान मालिक को अपनी चाबियां खोने की रिपोर्ट करनी पड़ी और एक प्रतिस्थापन लैपटॉप की तलाश शुरू करनी पड़ी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बुरा था, लेकिन चीजें होती हैं। कुछ दिनों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि स्थिति मेरी अपेक्षा से 1000 गुना ज्यादा खराब थी। एक शाम मैं कैंपस से घर जा रहा था और पाया कि मेरे दरवाजे के नीचे एक हस्तलिखित नोट रखा हुआ था। मुझे लगा कि यह मेरे मकान मालिक की तरफ से किसी बात की याद दिलाने वाला नोट है। लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। जब मैंने इसे खोला तो इसमें बस इतना लिखा था, मैं तुम्हें देखता हूँ। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस ये 3 शब्द। मैंने तुरंत 2 और 2 जोड़ दिए। जिसने मेरा बैग चुराया था उसने किसी तरह मेरे लैपटॉप को खंगाला और पता लगा लिया कि मैं कहाँ रहता हूँ। यह काफी डरावना था, लेकिन फिर मेरे मन में एक ऐसा विचार आया जो इससे भी ज्यादा बुरा था। जिसने मेरा बैग चुराया था उसके पास मेरे अपार्टमेंट की चाबियां थीं। मुझे लगा कि मेरी त्वचा में खुजली होने लगी है और मैंने अपने कंधे के ऊपर देखा। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई वहां होगा। मैं अपने अपार्टमेंट में भागा और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास एक डेडलॉक था, इसलिए अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश भी करता तो वह उससे आगे नहीं निकल पाता। अगले हफ्ते मुझे और भी नोट मिले, सभी हाथ से लिखे हुए। वे लंबे नहीं थे, बस अजीब से वाक्य थे जैसे, मैं जानता हूं तुमने क्या किया, अपना ध्यान रखो। उस समय यह बात मुझे बहुत डराने लगी थी। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था,
सच में, लेकिन अगर कोई मेरे लैपटॉप को देखता तो कौन जानता कि उसे क्या मिल सकता था। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या पुलिस के पास जाने से भी कोई मदद मिलेगी? मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। उम्मीद है कि जो भी मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था वह ऊब जाएगा। एक रात मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मैंने कुछ देखा। बाहर अंधेरा था और मेरी पर्दे आधे बंद थे, लेकिन मैं कसम खा सकता था कि मैंने एक फ्लैश देखा था, जैसे किसी ने मेरी तस्वीर खींच ली हो। मैंने जल्दी से पर्दे नीचे खींच लिए, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वहां पर कोई नहीं था। चीजें यहीं नहीं रुकीं। मैंने अपने अपार्टमेंट के आसपास छोटी छोटी चीजें भी देखीं, चीजें हिलती हुई। पहले तो मुझे लगा कि मैं बस लापरवाह हो रहा हूं। मेरे जूते किसी दूसरी जगह पर होते या मेरा कोट लटकाने के बजाय कुर्सी पर लटका होता। छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जिन्हें मैं समझा सकता था अगर मैं सचमुच कोशिश करता। लेकिन फिर एक दिन जब मैं घर आई तो पाया कि मेरी चादरें उतरी हुई थीं और मेरा कमरा पूरी तरह से उल्टा पुल्टा हो गया था। मेरे ड्रेसर की दराजें बाहर खींच ली गई थीं। मेरी किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस जगह को तहस-नहस कर दिया हो। मैंने पुलिस को बुलाया, बेशक, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। कोई जबरदस्ती प्रवेश नहीं हुआ। कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तो जाहिर है वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने अपने मकान मालिक से ताले बदलने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि किसी को बाहर निकालने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। मैंने उससे यह काम जल्दी करने की विनती की, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। मुझे विश्वासघात महसूस हुआ। आखिर यह आदमी यह कैसे नहीं सोच सकता कि यह एक आपातकालीन स्थिति है। मैं उस पर लगातार कुछ करने के लिए दबाव डालती रही, लेकिन अंततः उसने जवाब देना बंद कर दिया, चाहे मैंने कुछ भी कहा हो। वह सचमुच कल की ही बात है। जैसा कि मैं यह लिख रहा हूँ, मैं कल रात मुश्किल से सो पाया। हालांकि मैं डेडलॉक के साथ सुरक्षित था। मैं खुद ही लॉक बदलने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं महंगा नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आज सुबह मैंने अपनी सभी क्लासों से छुट्टी ले ली क्योंकि मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा था। मैं अभी भी यहीं हूँ और यह सब लिख रहा हूँ। अगर वे वापस आते हैं तो मैं उनसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि अगर वे मेरे लैपटॉप को देखेंगे तो उन्हें मेरी क्लास का शेड्यूल पता चल जाएगा। शायद मैं कहीं छिप जाऊं और अगर वे मेरे क्लास में होने के दौरान घुसने की कोशिश करें तो उन पर हमला कर दूं। मुझे लगता है कि मैं यही करने जा रहा हूं। जब भी संभव होगा मैं अपडेट दूंगा। मेरे सामने एक समस्या लगातार बनी हुई है, जिसे मैं अब अपने तक सीमित नहीं रख सकता। मैंने अपने 2 साल के बॉयफ्रेंड बेन से हाल ही में ब्रेकअप किया था। यह कोई बुरा ब्रेकअप नहीं था, लेकिन यह बहुत अच्छा भी नहीं था। हम महीनों से झगड़ रहे थे और यह स्पष्ट था कि चीजें ठीक नहीं होने वाली थीं। इसलिए जब हमने आखिरकार सब कुछ खत्म कर दिया तो मुझे लगा कि यह सबसे अच्छा था। मैंने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया और बस यही हुआ। मैं टेम्पल यूनिवर्सिटी में जाता हूं और कैंपस के पास एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूं। यह एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर है, जिसका मतलब है कि मैं बाहर होने वाली हर चीज को सुन सकता हूं। ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद मुझे रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, शहर की आम आवाजों जैसी नहीं। ये अलग थीं। कदमों की आवाज, शांत सरसराहट, जैसे कोई मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा हो। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा दिमाग है जो मेरे साथ चाले चल रहा है।
लेकिन आखिरकार मैं इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि यह शायद मेरा पूर्व प्रेमी था। मैं वास्तव में इसलिए घबरा नहीं रहा था क्योंकि बेन सबसे प्यारे और सबसे हानिरहित लोगों में से एक था। मेरा मतलब है कि यह एक अच्छे तरीके से है, जैसे वह कभी भी कोई बड़ा काम या मुझे चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं करेगा। मुझे लगा कि वह बस मुझे याद करता है, इसलिए मैंने इसे जाने देने का फैसला किया। आखिरकार वह ऊब जाएगा। इसके अलावा मैं पहले से ही ब्रेकअप से तनाव में था और मुझे एक बहुत बड़ा ग्रुप प्रोजेक्ट देना था। वह प्रोजेक्ट वास्तव में कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। प्रोजेक्ट को संपादित करने और इसे हमारे प्रोफेसर को भेजने के लिए मैं ही जिम्मेदार था। मैंने पूरी रात इस पर काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही हो, और मैंने इसे आधी रात से ठीक पहले ईमेल कर दिया। इसे पूरा करने से राहत महसूस करते हुए मैं बिस्तर पर चला गया, अपने जीवन में हो रही अन्य सभी गलत चीजों के बारे में न सोचने की कोशिश करते हुए। अगले दिन कक्षा में हमें वीडियो प्रस्तुत करना था। मेरे प्रोफेसर ने अपना लैपटॉप प्लग इन किया और मेरे द्वारा भेजी गई फाइल निकाली। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मैंने जो किया था उस पर मुझे गर्व भी था। मुझे एडोब उत्पादों के साथ बहुत अनुभव था और मुझे पता था कि हमारा वीडियो शायद अन्य सभी समूहों से बेहतर होगा। और फिर वीडियो चलना शुरू हो गया। मेरा पेट गिर गया। यह हमारा प्रोजेक्ट नहीं था। इसके बजाय स्क्रीन मास्क पहने हुए किसी व्यक्ति का एक धुंधला वीडियो था। वह व्यक्ति वहां बैठा नहीं था, वे बातें कर रहे थे। वे मेरे प्रोफेसर, सरकार के बारे में भयानक बातें कह रहे थे। यह घिनौना था। मैं यह भी नहीं दोहराना चाहता कि क्या कहा गया था, यह इतना घिनौना था। मेरे प्रोफेसर ने वीडियो को जरूरत से ज्यादा चलने दिया, शायद इसलिए क्योंकि वे भी सदमे में थे। हालांकि जब उन्होंने वीडियो को रोका तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं वहीं जम गया था। मैं अपने जीवन में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। मैं सचमुच जम गया था। मैं रोना चाहता था, लेकिन मैं रो नहीं सका। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मुझे लगा कि सैकड़ों आंखें मुझ पर टिकी हैं। बाकी क्लास के बच्चे मुझे घूर रहे थे। मैं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। मेरे जीवन के सबसे दर्दनाक पलों के बाद मैं अपने अपमान से बाहर आ गई और व्याख्यान कक्ष से बाहर भागने से पहले फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा कि मुझे घबराहट का दौरा पड़ने वाला है। मैंने घर जाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं घर से निकल गया तो मुझे निश्चित रूप से निकाल दिया जाएगा। अनिच्छा से मैं अपने प्रोफेसर के पास जाने से पहले कक्षा के खत्म होने तक इमारत के बाहर इंतजार करता रहा। मैंने मूल रूप से उनसे विनती की, उन्हें बताया कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कि मुझे यकीन है कि मैंने सही वीडियो भेजा था। उन्होंने मेरी बात सुनने का फैसला किया और पुष्टि की कि 2 वीडियो भेजे गए हैं। पहला मेरा प्रोजेक्ट था और दूसरा हाल ही का वह वीडियो था जिसे उन्होंने कक्षा में चलाया था। विश्वविद्यालय के साथ मामले को सुलझाने में मुझे बहुत समय और परेशानी लगी, लेकिन आखिरकार मैं ऐसा करने में सफल रहा। मैं आपको विस्तार से बोर नहीं करूंगा। हालांकि कुछ भी अपमान को मिटाने वाला नहीं था। यह भी स्पष्ट था कि मेरा ईमेल हैक हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने अपना पासवर्ड बदल दिया और सोचा कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं। तभी तो हालात और भी बदतर हो गए। एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चला कि मैं स्नैपचैट से लॉग आउट हो चुका हूं। ऐसा तभी होता है जब कोई और व्यक्ति लॉग इन करता है, जिसका मतलब था कि मैं वहां भी हैक हो चुका था। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि उन्हें क्या मिला। मेरे स्नैपचैट पर बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैंने पुलिस को फोन करके सारी बात बताई और मुझे आश्चर्य हुआ कि बेन ने उनसे पूछताछ करने के लिए हामी भर दी। पुलिस ने पुष्टि की कि बेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि उसने यह स्वीकार किया कि उसने ब्रेकअप के तुरंत बाद मेरी निजी जानकारी किसी ऑनलाइन फोरम पर पोस्ट कर दी थी। उसने कसम खाई कि उसने कभी भी मेरा कोई पासवर्ड पोस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे पासवर्ड का अनुमान लगाना आसान था और एक बेवकूफ की तरह मैंने हर चीज के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुझे बताया कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हैकिंग के लिए बेन जिम्मेदार नहीं था। तभी मुझे स्थिति की पूरी गंभीरता का एहसास हुआ। मूलतः मेरी सारी निजी जानकारी किसी और के पास थी। वे संभवतः मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैंने तुरंत अपना पासवर्ड बदल दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। कुछ हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं हुआ। मेरा अनुमान है कि जो भी मुझे परेशान कर रहा था, उसे एहसास हो गया था कि मैंने पुलिस को इसमें शामिल कर लिया है और वह पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मैंने सोचा कि अब इसका अंत हो गया। बेशक ऐसा नहीं था। एक दिन किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे स्नैपचैट पर जोड़ा, जो बहुत असामान्य नहीं था। हालांकि जब मैंने उन्हें वापस जोड़ा, तो उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। मेरी तस्वीरें मुझे यकीन है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे किस प्रकार की चीजें भेज रहे थे। इससे पहले कि वे मुझे धमकी दे पाते, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करने वाले थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने जीवन में कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया। करीब एक हफ्ते तक कई अनजान प्रोफाइल मुझे स्नैपचैट पर जोड़ते रहे। मुझे पता था कि यह वही व्यक्ति है और मैंने कभी भी उनके अनुरोध स्वीकार नहीं किए, क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझे ब्लैकमेल करेंगे या पैसे मांगेंगे। यह सब लगभग एक सप्ताह से चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पास इस व्यक्ति को ट्रैक करने का कोई सबूत या कोई तरीका नहीं है। पुलिस के पास इसमें शामिल होने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है और ऐसा नहीं है कि वे वैसे भी कुछ कर सकें। सबसे बुरी बात यह है कि वे सचमुच मेरा पता और मेरी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर मैं उनके स्नैपचैट अनुरोधों को नजरअंदाज करता रहा, तो वे कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। वे पहले से ही मेरे अपार्टमेंट के बाहर दुबके हुए हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे इससे आगे भी जा सकते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वे ऊब जाएं और बस छोड़ दें। जो भी युवतियां सुन रही हैं, वे ध्यान रखें कि आपके फोन में किस प्रकार की तस्वीरें हैं। मुझे नहीं पता कि यह कभी खत्म होगा या नहीं।